दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आप जान लीजिए अक्रिय गैस क्या है। तो अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान को शामिल किया गया है। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस भी कहते हैं। तो इस आधार पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम। दोस्तों, हीलियम को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आप देखिए, आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। और ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुएं जैसे प्लेटिनम और गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। ऑप्शन है आपके आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, जो वायुमंडल में लगभग 20.95% पाई जाती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है, आपको बताना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा 78 से 79% के आसपास जो है आयतन की दृष्टि से वायु में नाइट्रोजन होती है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन गैसीय चक्र नहीं है। देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों, गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल और महासागर होते हैं। गैसीय चक्रों में देखिए, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र हैं। इसमें हाइड्रोजन चक्र शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन या ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑक्सीजन तथा हीलियम। कैसे? तो दोस्तों, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो आप जानते हैं, सही उत्तर है हीलियम। दोस्तों, गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैसीय मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर है हीलियम और ऑक्सीजन का गैसीय मिश्रण प्रयोग किया जाता है गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा।
अगला प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ऑप्शन है त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय या चतुष्फलकीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वो अष्टफलकीय होता है। SF6 एक रंगहीन गंधहीन अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार दोस्तों ये ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न है जल में आसानी से घुलनशील है क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन? तो सही उत्तर है अमोनिया। देखिए दोस्तों, अमोनिया गैस जल में आसानी से घुलनशील है। जल एक ध्रुवीय यौगिक है और जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं, जैसे अमोनिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो ये काफ़ी बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं कि लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसको हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है और इस गैस को शल्य क्रिया के समय निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हास्य गैस होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली या हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस या लाफिंग गैस कौन सी है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस के रूप में जो है जानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, नियान, जीनान और नाइट्रस ऑक्साइड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीनान को दोस्तों स्ट्रेंजर या जो है अक्री गैस कहा जाता है। हवा से भारी होती है जीनान, इस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे और मारिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी और इसकी मात्रा वायुमंडल में कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, सही है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो यही ऑप्शन डी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या? देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित या नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया का विनाश। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी क्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख क्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख हैं। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो अनाइट्रिकारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या नियान? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन। दोस्तों आप जान लीजिए दाब में वृद्धि के फलस्वरूप जो है देखिए
महत्वपूर्ण प्रश्न है, दाब में वृद्धि के फलस्वरूप किसी भी तरल के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है। सामान्य ताप और वायुमंडलीय दाब पर कई तत्व जो गैसें हैं उन्हें इस स्तर तक संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड किया जा सकता है कि उनका क्वथनांक वायुमंडलीय ताप से अधिक हो जाए और तब गैस द्रवीकृत हो जाती है, जैसे प्रोपेन, अमोनिया आदि। अन्य गैसें जो वायुमंडलीय ताप पर द्रवीकृत नहीं होती हैं, चाहे कितना ही दाब आरोपित किया जाए, उन्हें अस्थायी गैस कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियॉन। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन। दोस्तों, वायुयान यानी एरोप्लेन के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुमंडल के उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ऑप्शन है आपके मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन की कमी। दोस्तों, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर और मेघालय आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? तो याद रखिएगा दोस्तों, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो देखिए, कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर और उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती हैं, जैसे नेपेंथीस, डायोनिया, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया आदि कीटभक्षी पौधे हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उत्तर है हीलियम गैस भरी जाती है सामान्यतः गुब्बारे में। अगला प्रश्न है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? तो सही उत्तर है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है और वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, लेकिन हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस या टीयर गैस क्या है? ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सही उत्तर है क्लोरीन। दोस्तों, अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है और आंसू टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरो एसीटिफेनॉन 2, क्लोरोबेंजेल मेनोनाइट्राइल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं और अश्रु गैस में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम करती है? तो सही उत्तर है क्लोरीन दोस्तों आंसू गैस की तरह कार्य करती है। अगला है दोस्तों, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? आपको बताना है। अमीनो यौगिक, एल्डिहाइडिक यौगिक, सल्फर यौगिक और नाइट्रो यौगिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीनो यौगिक। दोस्तों देखिए, ट्राईमेथिल एमीन एक तृतीयक एमीन है जो कि संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मिथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आपको बताना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो सही उत्तर आयोडीन।
दोस्तों एसटीपी पर क्लोरीन और फ्लोरीन गैसें हैं, ब्रोमीन द्रव है, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। तो इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन सी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो सही उत्तर है फ्लोरीन। देखिए हैलोजन अधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन हैं। सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका जो है लाल द्रव, ऑप्शन डी। दोस्तों ब्रोमीन जो है वो गहरा लाल भूरा रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है जिसको कि हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो सही उत्तर ब्रोमीन। देखिए दोस्तों कमरे के मानक तापमान यानी मानक तापमान या साधारण तापमान पर ब्रोमीन और मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम और गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? तो सही उत्तर है ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग जो है वो पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ऑप्शन है आपके देखिए सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन या फास्फोरस? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सेलेनियम। दोस्तों विद्युत का चालन धात्विक गुण है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है और किसी आवर्त में जो है ये आप देख सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। इसलिए सर्वाधिक वैद्युत चालक सेलेनियम है। सेलेनियम एक अधातु है। भूरा सेलेनियम एक अर्धचालक है। ये अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छी प्रकार चालन करता है। इसकी खोज 1817 में स्वीडिश रसायन विज्ञानी बरोन जोन्स जैकब बर्जीलियस ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पारावाष्प और आर्गन। दोस्तों आप जान लीजिए फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारावाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जीनान, नियान और क्रिप्टान का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियान के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या नियान के साथ मरकरी वेपर? तो सही उत्तर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। दोस्तों ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर देते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियान और पारे की वाष्प। याद रखिएगा ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियान या आर्गन आदि कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है कौन सी गैस? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ट्यूबलाइट में जो है वो देखिए कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प। तो यहाँ पर दोनों बी और सी दोनों उत्तर होगा क्योंकि ट्यूबलाइट में कम दाब पर आर्गन और पारे की वाष्प भरी होती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कम दाब पर पारे की वाष्प और एक अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन भरी होती है ट्यूबलाइट में। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त कांच होता है उसकी आंतरिक सतह फास्फर पाउडर से लेपित रहती है। अगला प्रश्न और सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है।
कि प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नियान। तो सही उत्तर है नियान। दोस्तों नियान गैस विसर्जन लैंपों और ट्यूबों तथा प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रीवियस ईयर्स रिवीजन। इसमें हमने सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।